डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट है, टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। अगर देखो नॉलेज हासिल करनी है, नॉलेज तो मिल जाएगी कहाँ से, किताबों से मिल जाएगी, फैक्ट्स आपको किताबों से मिल जाएंगे। लेकिन अगर विजडम हासिल करनी है तो वो किताबों से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी लाइफ एक्सपीरियंसेस से। फिर आपको ना एब्जॉर्व करना पड़ेगा, आपने क्या सीखा, फिर उस पर आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जो फैक्ट्स आपके सामने आए, इंसिडेंट्स सामने आए, उनको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इससे आती है विजडम। समझ गए? एक वो मूवी का डायलॉग वगैरह था ना कि शायद किसी 1992 स्कैम में था कि तुम्हारे पास में है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की है वैल्यू। तो यही विजडम है, जो भी आपके साथ घटित होता है उससे आप सीखते हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो। तो वो विजडम है, वो किताबों से हासिल नहीं की जा सकती। आज की डेट 30 अप्रैल 2025 है। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे। क्या? सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर से संबंधित आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला रेस्टोरेंट ओनर्स को कि आप सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते, ये जबरदस्ती है। और तीसरे नंबर वाला आर्टिकल तो थोड़ा आई ओपनिंग है, मीडिया से संबंधित है। तीसरे वाला आर्टिकल आप ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी डीप है, तो सुनिएगा। तीनों आर्टिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज का ना स्ट्रीट वेंडर्स पर भी काफ़ी बुरा असर हो रहा है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप एक सिनेरियो सोचिए, 45-46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, सड़क के किनारे छोले भटूरे बनाने वाले भैया का ठेला है। अब वो इतनी गर्मी में कढ़ाई के पास में खड़े होकर भटूरे तल रही हैं, पसीना लगातार निकल रहा है, गर्मी में बुरा हाल है, बेहाल है, बार बार कढ़ाई के पास में खड़े होके। यही है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की कहानी। देखो अर्बन वर्कफोर्स में ना, हमारे देश की अर्बन वर्कफोर्स में ऑलमोस्ट 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ये देखो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि हमारे देश में अर्बन एरियाज में जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें से 4% तो ये स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं। और बात सिर्फ भारत की नहीं है, जैसा पहली स्लाइड में लिखा हुआ है, बात सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि देखो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स में ना स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या अर्बन वर्कफोर्स में 2 से लेकर 24% के बीच में है। अभी क्या हुआ? अभी देखो दिल्ली में जो टेम्परेचर है 21 अप्रैल को ना सीजन का सबसे हाईएस्ट पहुंच गया 41.3 डिग्री सेल्सियस। अब आगे आगे तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा ही, घटना तो है नहीं। तो इसकी वजह से ना स्ट्रीट वेंडर्स और गिग वर्कर्स जो ब्लिंकिट, जोमेटो के डिलीवरी वाले हैं, तो उनकी लाइफ और ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है बढ़ती गर्मी की वजह से। क्योंकि शहरों में आपको पता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मतलब जो सिटीज़ हैं वो गांव से देखो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? जो लोग सड़क पे काम करते हैं, जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये लोग देखो हीट स्ट्रोक्स, डिहाइड्रेशन और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से ना सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। लेकिन अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो पेट कैसे भरेगा? तो इसलिए काम तो ये रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि स्ट्रीट वेंडर्स आखिरकार होते कौन हैं, यहाँ पे ना नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, इनकी खुद की डेफिनेशन है। ये बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स कि कोई भी व्यक्ति जो बिना परमानेंट स्ट्रक्चर के सामान बेचता है ना, चाहे बिल्कुल टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर हो जिसे आसानी से हटाया जा सके, या फिर कोई मोबाइल स्ट्रक्चर हो, जैसे ये रेडी वगैरह होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी आउट किया जा सकता है, तो वो सारे लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं। समझ गए? मतलब कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, या तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है या फिर कोई मोबाइल स्ट्रक्चर है। अब इसमें ठेले वाले, साइकिल चलाने वाले, मतलब साइकिल के पीछे टोकरी होती है, वो सब आ जाते हैं, या फिर बसों में जो सामान बेचते हैं वो भी आ जाते हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स जो सामान बेचते हैं, सामान सस्ता होता है और हर क्लास का बंदा वो सामान खरीद सकता है। तो ये लोग ना फॉर्मल इकोनॉमी के सप्लायर का भी डिमांड इंक्रीज करते हैं। इवन पोर्टर्स जो सामान को कैरी करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, गार्ड्स, ट्रांसपोर्ट, इन सबको भी काम देते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ये लोकल गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू देते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, वैसे तो देखो स्ट्रीट वेंडर्स का काम कोई भी कर सकता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे भी ना कास्ट एंड जेंडर डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो लोग लगाते हैं ना, आप देखोगे उनमें देखो 70 से 80% महिलाएं ये स्ट्रीट में फूड स्टॉल्स चला रही होती हैं। इवन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, उनमें आपको दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। इवन 2010 में एक रिपोर्ट आई, वो ये कहती है दिल्ली में ना 51,000, ये देखो दिल्ली में 51,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जिसमें 70% अपना गुजारा खुद करते हैं और इनमें से 36% दलित और 17% आदिवासी हैं। डेटा याद रह जाए तो यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना डीप वाला डेटा है तो हो सकता है काम कम आए। लेकिन देखो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। जैसे पुलिस कई बार मारपीट करती है, एमसीडी वाले पैसा मांगते हैं, पुलिस वाले पैसा मांगते हैं, कई बार बिल्कुल जल्दबाजी में सामान को उठा लिया जाता है, टाइम नहीं दिया जाता कि आप अपना सामान उठा लीजिए, कई बार थोड़ा सा काम चला उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये सब इनकी डेली लाइफ का पार्ट है। कभी फ्लाईओवर बना तो हटा दिया गया, कभी यूं बोला कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन होगा, यहाँ पे गमले वगैरह लगाए जाएंगे, आप हट जाओ, तो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे भगा दिया जाता है काफ़ी बार। तो ये सब होता है। फिर देखो सरकार ये बोलती है कि ना इनका ये एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर बना था अक्टूबर 2024 में, तो 100 स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन मतलब जैसे अभी तो ये स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो इनफॉर्मल वर्कर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता कई बारी, लेकिन सरकार इनको फॉर्मल सेक्टर में लाना चाहती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लाइसेंस देंगे आपको, आप फीस भरो, आप जो डेजिनेटेड वेंडिंग जोन्स हैं उसी में काम करो, सब कुछ ठीक होगा, आप फॉर्मल सेक्टर में आ जाओगे, हमें आपके बारे में पता होगा, आप हमारे पास में रजिस्टर्ड होगे। लेकिन जैसा देखो गुवाहाटी वाला एग्जाम्पल था, अभी अक्टूबर 2024 में फ्लाईओवर बना और 100 स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ से हटा दिया गया, उनमें से ज़्यादातर रजिस्टर्ड थे। इवन मुंबई हाई कोर्ट ने भी हाल ही में बोला कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो एक मीनेस बन चुके हैं, मतलब बहुत परेशान करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। चेन्नई में जून 2023 में जो स्ट्रीट वेंडर्स के कार्ड्स थे उनको तोड़ दिया गया ट्रैफिक के नाम पे, वो भी रजिस्टर्ड थे और पहले जहाँ पे वो खड़े थे वो वेंडिंग जोन था। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कहती तो है हम इन्हें फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मलाइजेशन से काम चलेगा नहीं, सिर्फ फॉर्मलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। 2014 में एक एक्ट आया था, ये वाला स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, ये एक्ट आया था। इस एक्ट ने देखो पहली बार बोला कि फुटपाथ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो इलीगल नहीं है, मतलब फुटपाथ पे काम करना इलीगल नहीं है, ये उनका राइट है। इस एक्ट के ना 5 मेन फीचर्स थे। हर 5 साल में सर्वे होगा, हर वेंडर को वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी, लोकल वेंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। इवन कोर्ट ने भी वेंडर्स को ऑब्स्ट्रक्शन मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने बोला कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं देश की इकोनॉमी का हिस्सा हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये 2014 का जो एक्ट था वो इम्प्लीमेंट हुआ? आंसर है नो। ज़्यादातर वेंडर्स को ना एक्ट का नाम तक नहीं पता ही नहीं उन्हें कि ऐसा कोई एक्ट एग्जिस्ट भी करता है। 5 साल में सर्वेज होने थे, क्या वो सर्वेज हुए स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित? नहीं, सर्वेज हुए ही नहीं। बेसिक जो एमिनिटीज़ है ना स्ट्रीट वेंडर्स को वो भी नहीं मिलती, जैसे पानी, शेड, टॉयलेट, कुछ नहीं मिलता। मतलब हीट और क्लाइमेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स पे आज भी पड़ता है, और सबसे बुरी तरह से, मतलब ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस में स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं।
आप देखिए पिछले साल की गर्मी में तो ना टेम्परेचर दिल्ली का 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जोमेटो के डिलीवरी बॉयज, स्ट्रीट वेंडर्स सब खुले में काम कर रहे थे, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई शेड नहीं, कोई वाटर नहीं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सब धरी की धरी रह गई, सिर्फ कागजों में हेल्प करने के लिए कुछ नहीं। तो पिछले साल की गर्मी में ना 40,000 से ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आए थे, 100+ डेथ्स भी हुई थी। मतलब पिछले साल तो इंडिया का 40% जो रीजन है डबल हीट वेव झेल रहा था। ऐसे में देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी जो मार है किस पे पड़ती है? स्ट्रीट वेंडर्स पे पड़ी थी पिछली बार, क्योंकि ना उनके पास कोई ठिकाना था, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस, ना कोई इमरजेंसी रिलीफ। तो इसलिए ना लास्ट में राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं वे फॉरवर्ड में। उनका पहला सजेशन ये है, 2014 का जो ये एक्ट है ना, इसको इम्प्लीमेंट करो। अभी सिर्फ पेपर्स में है, ग्राउंड पे लेके आओ। 5 साल में सर्वेस की बात कही गई थी, सर्वेस कहाँ है? होने चाहिए। हर स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो, हर स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में जगह मिले, और स्ट्रीट वेंडर्स को पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। फिर नेक्स्ट है, अर्बन प्लानिंग को ना इंक्लूसिव बनाओ। अर्बन प्लानिंग को इंक्लूसिव बनाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वेंडर्स को सिटी की प्लानिंग से बाहर कर दो, स्ट्रीट वेंडर्स को अर्बन प्लानिंग का हिस्सा बनाओ। समझ रहे हो? टॉप डाउन अप्रोच हटाओ, बॉटम वाली अप्रोच अपनाओ, बॉटम टू अप। जब स्ट्रीट प्लानिंग हो तो इनकी भी आवाज सुनी जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, जैसे शेड वाले वेंडिंग जोन्स, ताकि ये धूप से बच सकें, छतरी वगैरह ना लगानी पड़े, पीने के लिए क्लीन वाटर, टॉयलेट्स, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए जगह, वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर, और पब्लिक स्पेसिस में सेफ्टी। ऐसा नहीं कि कभी कोई एमसीडी या पुलिस वाला आके इनसे मारपीट करने लगे, इन्हें हटाने लगे। फिर नेक्स्ट है, जो ये फॉर्मलाइजेशन होना स्ट्रीट वेंडर्स का, मतलब इन्हें फॉर्मल वर्कर की कैटेगरी में लाया जाए। तो देखो, ये कास्ट सेंसिटिव, क्लास सेंसिटिव और जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब जो वुमेन स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अलग से सपोर्ट मिले, दलित आदिवासी वेंडर्स के लिए टारगेटेड प्रोटेक्शन हो, ये सब। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की यूनियन होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स की यूनियन को एम्पावर किया जाए, और उनको ना राइट टू द सिटी मिलना चाहिए, कि सिटी में उनको भी रहने का हक है, उनको भी काम करने का हक है। और कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है पुलिस के साथ या फिर एमसीडी के साथ में, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हटा दिया बुलडोजर वगैरह लेके तुरंत के तुरंत, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेयर होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का देखो, सर्विस चार्ज से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली हाईकोर्ट ने देखो 28 मार्च को ना एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में ये कहा गया कि रेस्टोरेंट्स कंपलसरी सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। आप पूछोगे ये सर्विस चार्ज होता क्या है? देखो, जब आप रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल आपका बिल आया है 1000 रुपये, तो फिर एक तो देखो इस पे जीएसटी ऐड होता है, जितना भी है, फॉर एग्जांपल 5%। लेकिन इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स ना अलग से 1000 रुपये के बिल के ऊपर 5 से लेके 20% तक सर्विस चार्ज भी लेते हैं। मतलब हमने सर्व किया है तो उसका सर्विस चार्ज भी लगेगा। बेसिकली ये एक टिप जैसा है। पर कोर्ट ने देखो ये बोला, टिप देना देखो कस्टमर्स की चॉइस है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ आपको 10% सर्विस चार्ज भी देना होगा। इससे पहले देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सर्विस चार्ज से संबंधित एडवाइजरी जारी कर रखी है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, कि सर्विस चार्ज बिल्कुल वॉलेंट्री है, ये मैंडेटरी नहीं है। बट देखो फिर भी रेस्टोरेंट्स मान नहीं रहे थे। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन अब वो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ डायमेंशंस हैं वो राइटर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं ना वो गलत हैं। राइटर बोलते हैं देखो सर्विस चार्ज और टिप दोनों में ना डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? टिप देखो कस्टमर अपनी मर्जी से देता है, खुश होकर कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है,
हम तुम्हें टिप देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट्स वाले सर्विस चार्ज भी ले लेते हैं 10% और बाद में कस्टमर फिर से टिप भी दे देता है, डबल भी होता है कई बार। तो पॉइंट समझ गए ना, टिप कस्टमर अपनी मर्जी से देता है, सर्विस चार्ज जबरदस्ती रेस्टोरेंट ओनर्स ऐड कर देते हैं, ये फर्क है। तो कोर्ट ने सर्विस चार्ज लेने से मना किया ना, कोर्ट ने 3 मेजर इशू उठाए। सबसे पहले कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन। कंज्यूमर का बेसिक राइट है कि मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगा कितना पैसा दूं, लेकिन सर्विस चार्ज जब रेस्टोरेंट्स वाले फिक्स कर देते हैं ना, तो उसमें कस्टमर्स की चॉइस कहाँ है? वो तो कस्टमर्स की मजबूरी बन गया है, चॉइस तो खत्म हो गई है, जबकि कस्टमर्स के पास राइट टू चॉइस है कि सर मैं कितना टिप दूं या कितना पैसा दूं। मतलब कोर्ट ने यह भी बोला कि कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के बीच में ना बार्गेनिंग पावर इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल होती है नहीं। कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के बीच में बार्गेनिंग पावर कभी इक्वल नहीं होती। एक तरफ बड़ा रेस्टोरेंट चेन है, दूसरी तरफ एक छोटा सा कस्टमर है। कस्टमर बेचारा मना भी नहीं कर सकता कि मैं सर्विस चार्ज नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑकवर्ड लगता है। कभी आपने देखा होगा कि सर्विस चार्ज मना करने पे जो रेस्टोरेंट ओनर हैं या फिर वहाँ का स्टाफ है वो काफ़ी बुरे एक्सप्रेशंस देते हैं और काफ़ी फिर बुरा ट्रीट करने लगते हैं उसके बाद। इवन कस्टमर को लड़ाई का भी डर लगता है कि मैं सर्विस चार्ज मना करूंगा तो शायद लड़ाई हो जाएगी, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं अकेला हूं, इनके पास में इतना सारा स्टाफ है, इसलिए मजबूरी में फिर आप पेमेंट कर देते हो। तो कोर्ट ने बोला ये इनबैलेंस है। समझ रहे हो? मतलब बार्गेनिंग पावर इक्वल नहीं है रेस्टोरेंट स्टाफ की और कस्टमर की। फिर सेकंड इश्यू कोर्ट ने उठाया, कंपटीशन और फ्री मार्केट का वायलेशन। कैसे? देखो सेलर, फ्री मार्केट में क्या होता है? फ्री मार्केट का बेसिक रूल ये होता है कि सेलर अपनी टर्म्स पे डिसाइड करे वो प्रोडक्ट कितने बेचना चाहता है और बायर अपनी टर्म्स पे प्रोडक्ट को खरीदे। दोनों के बीच में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप देखोगे कई बार ना रेस्टोरेंट जो एसोसिएशंस हैं वो मिल के सर्विस चार्ज को मैंडेटरी कर देती हैं, फिक्स कर देती हैं, यानी एक प्रकार से कार्टेल बना लेती हैं। सारे रेस्टोरेंट्स ने मिल के डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल गुड़गांव के साइबर हब में, कि हम 10% सर्विस चार्ज लेंगे ही लेंगे। तो कस्टमर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि कौन से रेस्टोरेंट के पास जाऊं, क्योंकि सबने मिल के डिसाइड कर लिया, कार्टेल बना लिया है। कई रेस्टोरेंट ओनर नहीं लेना चाहते, बट उनका दबाव आता है बाकी रेस्टोरेंट एसोसिएशन से कि आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो हम सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये फ्री मार्केट के अगेंस्ट है। जैसे अभी टेलीकॉम कंपनीज पे आरोप लगे थे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, कि इन्होंने मिलके, सबने मिलके टैरिफ इंक्रीज कर दिए। तो ये भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कार्टेल बनाने जैसा है कि आप मिलके रेट डिसाइड कर रहे हो, फ्री मार्केट नहीं है। फिर आता है तीसरा इशू, स्टाफ सैलरी का एक्सक्यूज। रेस्टोरेंट्स क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि हम अगर सर्विस चार्ज नहीं लेंगे तो स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। बट देखो कोर्ट ने ये बोला, भाई सैलरी एम्प्लॉय का बेसिक अधिकार है, उसे ना आप कस्टमर के ऊपर नहीं थोप सकते। मतलब कस्टमर कम आए तो क्या उनको सैलरी कम मिलेगी? नहीं। रेस्टोरेंट को ना अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके मेन्यू प्राइस डिसाइड करने चाहिए, ताकि जो स्टाफ है उसको स्टेबिलिटी मिले, बेसिक सैलरी मिले। मतलब अगर कस्टमर कम आए तो सर्विस चार्ज कम मिलेगा, तो क्या स्टाफ को कम सैलरी मिलेगी? नहीं। कस्टमर्स को ना क्लीन ट्रांसपेरेंट प्राइस दिखाने जरूरी हैं। कई बार क्या होता है, कई रेस्टोरेंट्स ना बड़ा सा मेन्यू देते हैं, लास्ट में छोटा सा लिख देते हैं कि हम 15% सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। बहुत छोटा सा लिखा होता है, कस्टमर्स को पता नहीं लगता। देखो अलग अलग देशों में ना इससे संबंधित अलग अलग कल्चर है। जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ना स्टाफ की सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पे टिप का कल्चर है। जितने का काम आपने किया ना, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये आपने सेव करवाई 100 रुपये की सहायता से, तो 10-20% आपको ना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टिप के तौर पे। टिपिंग कल्चर है वहाँ पे। लेकिन यूरोप में टिपिंग कल्चर नहीं है, वहाँ पे वेजेस अच्छे हैं, इसलिए अलग से टिप देने का कल्चर नहीं है। हमारे देश में मैंने काफ़ी बार देखा कि टिप बहुत से जो लोग हैं ना वो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ दो। अब आप चाहे सर्विस अच्छी हो या ना हो, दे एक्सपेक्ट कि आपने हमारी सर्विस कंज्यूम की है तो
यू गिव अस समथिंग। और इवन एक बार मेरा बाली जाना हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। वो तो पहले ही पूछ लेते थे कि आप टिप कितनी दोगे काम करवाने के बाद में। यूएसए में भी लोग बुरा मान जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो देना ही पड़ता है 10 से 20% के बीच में। अगर आप नहीं दोगे तो डेट इज रूड, समझ गए। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो इंडिया में ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर ना कई सारे अच्छे प्रोविजंस हैं। जैसे 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना वो बैन है। अगर रेस्टोरेंट ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन में आता है। तो कंज्यूमर कोर्ट जाके जो कस्टमर हैं वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट जो है रेस्टोरेंट वालों के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। तो इस मामले में ना कोर्ट का क्लियर स्टैंड है, कस्टमर्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, सर्विस चार्ज लेना वॉलंटरी होना चाहिए। आप मेन्यू प्राइसेस में सारी कॉस्ट फैक्टर कर लो और उसी हिसाब से आपके डिशेस के दाम तय करो, कस्टमर्स को क्लीन फेयर एक्सपीरियंस दो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो काफ़ी ज़्यादा डीप है, आप ध्यान से इस आर्टिकल को सुनिएगा। मीडिया आज के समय में एक नया धर्म बन चुका है, इस इशू से संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज वैसे तो दुनिया देखो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है, लेकिन आप देखोगे दुनिया में इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। हर दिन हमारे फ़ोन स्क्रीन पे ना नए क्राइसिस फ्लैश होते हैं। कभी यूक्रेन के स्कूल में बमबारी कर दी गई, कभी गाजा के किसी हॉस्पिटल को मलबे में तब्दील कर दिया गया, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन्स हैं आतंकवाद की वजह से। कभी हमारे देश की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी या फिर सोशल इशू से रिलेटेड खबरें, मतलब हर पल कुछ नई खबरें फ्लैश होती ही रहती हैं। जब देखो मैं कॉलेज में था या फिर उससे पहले आधा घंटा 45 मिनट में आसानी से न्यूज़पेपर कवर हो जाता था, और फिर उसके बाद आप कोई भी न्यूज़ पूछ लो पता होता था कि हाँ पढ़ लिया है न्यूज़पेपर अच्छे से। बट आज तो देखो इन्फॉर्मेशन की ना सुनामी सी आ गई है, समझ गए। लेकिन देखो ये जो इन्फॉर्मेशन की सुनामी आई है ये क्या कर रही है और ये कैसे आपके व्यूज़ को शेप कर रही है, आप वो देखिए। रिसर्च देखो ये बताती है कि पिछले 20 सालों में ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन 40% तक बढ़ गया है। मतलब हर इशू पे ना अब कैंप बनने लगे हैं, हर इशू पे कैंप बनने लगे हैं। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, मोदी, प्रो मोदी, एंटी मोदी, वो लोग जो क्लाइमेट चेंज को मानते हैं, वो लोग जो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज ढकोसला है, कुछ नहीं है, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। मतलब हर एक इशू पे आप देखोगे लोगों के जो व्यूज़ हैं ना अब डिवाइड हो गए हैं, कैंप्स बनने लगे हैं, व्यूज़ पोलराइज हो गए हैं। और ये जो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इनके जो एल्गोरिथम्स है ना हमें देखो इको चैम्बर में बंद कर देते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का कि इको चैम्बर में बंद कर देते हैं? इसका मतलब देखो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना ये डिसाइड करते हैं कि हमारी फीड में क्या आएगा। फीड मतलब जैसे ही आप YT खोलते हो कौन सी वीडियोस आपको दिखेंगी, ये डिसाइड कौन करता है? YT डिसाइड करता है। अब मान लो महेश है, महेश एक कॉलेज में पढ़ता है जो लिबरल है, आप मान लो JNU टाइप का मान लो, जहाँ पे फ्री व्यूज़ इन सबको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो महेश JNU से पढ़ा, लेकिन अब महेश चला गया जॉब करने एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिविज़म ज़्यादा है, कंजर्वेटिव व्यूज़ वहाँ पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, धर्म वगैरह को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, रूढ़िवादी सोच रिलेटिवली ज़्यादा है। अब जैसे ही महेश की लोकेशन चेंज हुई ना तो फिर YT ने ना लोकेशन के हिसाब से महेश के YT में ना वीडियोस रेकमेंड करनी स्टार्ट कर दी कि महेश अब इस स्टेट में आ गया है तो अब तो इसको ऐसी वीडियोस देनी चाहिए जो रिलेटिवली कंजर्वेटिव हो। तो मतलब YT ज़्यादा व्यूज़ के लिए कुछ भी करने लगा है, ना सिर्फ YT मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स ने ना हमें इको चैम्बर में बंद कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म्स हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से व्यूज़ बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप सोचिए, किसी भी इशू पे आपके जो व्यू बनते हैं वो कैसे बनते हैं। आपने किसी यूट्यूब चैनल पे कोई न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ी होगी, और आपको क्या पता जो न्यूज़ आपने देखी या पढ़ी आपने अब सोच समझ के देखी, हो सकता है कि ज़बरदस्ती आपको वो न्यूज़ दिखाई गई है और बार बार दिखाई गई है। आपने उस न्यूज़ पे भरोसा कर लिया क्योंकि वो बार बार आपको दिखाई गई थी और आपको ये लगने लगा है कि यही सच है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स ने ना हमको डिजिटल प्रिजन में बंद कर दिया है। डिजिटल प्रिजन मतलब ये जो चाह रहे हैं ना वही हमको दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि आज के समय में ना सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडियोलॉजी के अपोजिट वाले व्यूज़ को सुनते या देखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो महेश है, महेश कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, तो सिर्फ 2% चांस ऐसा है कि महेश सोशलिज्म से संबंधित व्यूज़ की वीडियो वगैरह या व्यूज़ वगैरह देखेगा, सुनेगा। तो वर्ल्ड में 100 लोग हैं ना, तो सिर्फ 2% ऐसे हैं जो अपने अपोजिट व्यूज़ को सुनते हैं या देखते हैं। अदरवाइज तो वो अपनी जो सोच ऑलरेडी उन्होंने बना रखी है ना, वो उसी सोच की वीडियोस देखते हैं, उसी सोच की न्यूज़ पढ़ते हैं, जिससे उनका वो जो व्यू है वो और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। पहले देखो, मीडिया सिर्फ ना फैक्ट्स प्रोवाइड किया करता था और ये व्यूअर्स के ऊपर था कि वो उस फैक्ट को कैसे देखता है। बट आज मीडिया सिर्फ फैक्ट नहीं प्रोवाइड करता। आज मीडिया हमें जो न्यूज़ देता है ना वो ऑलरेडी बायस्ड होती है, ऑलरेडी उसमें वैल्यू एडिड होती है। इवन मैं आपको एग्जांपल दूँ, 2 न्यूज़ चैनल है ए और बी, अगर दोनों सेम भी फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ए उस फैक्ट को प्रोवाइड करता है धड़ाधड़ सीन चेंज होता है, म्यूजिक फास्ट है और ऐसे कलर्स का यूज़ किया गया है जो भड़कीले हैं, तो उससे अलग इम्पैक्ट आएगा। और बी जो है सेम फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है सोबर म्यूजिक के साथ में, पीस के साथ में, तो अलग इम्पैक्ट आएगा व्यूअर में। ये तो सेम फैक्ट की मैंने बात करी। अगर सेम फैक्ट है तो भी उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो अलग टाइप के इमोशन डाल सकता है व्यूअर के अंदर। लेकिन अभी तो मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया ऑलरेडी एक एंगल बना के हमें प्रेजेंट करता है। होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले इवेंट हुई, इवेंट के बाद में रिपोर्टर ने अपना एंगल डाल दिया, सिलेक्टिव कुछ चूज कर लिया, उस चीज़ पे फोकस किया। रिपोर्टर डिसाइड करता है कि क्या इंक्लूड किया जाए, क्या छोड़ दिया जाए। पूरी पिक्चर नहीं दिखाता, उसको जो सूट करता है वो वही पिक्चर दिखाता है। फिर वो वीडियो आती है एडिटर के पास में, एडिटर फिर उसको अपने हिसाब से ढालता है, अपने हिसाब से हेडलाइन डिसाइड करता है। फिर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम डिसाइड करता है, वाईटी का या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, कि ये वीडियो व्यूअर को दिखाई जाए ना दिखाई जाए। फिर आपके भी प्री एग्जिस्टिंग कुछ व्यूज हैं, आप उस चश्मे से उस वीडियो को देखते हो, तो कुल मिला के देखो आपकी जो ओपिनियन है फिर डिस्टोर्टेड हो जाती है। समझ गए? आपको पता ही नहीं लगता कि कैसे सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची नहीं, इसकी आप तक आते आते वो कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट हो चुकी है, सही पिक्चर आपको समझ में नहीं आती। आज की जो इकोनॉमी है ना, वो देखो अटेंशन की इकोनॉमी है, अटेंशन इकोनॉमी है। हर जगह ना आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए मारामारी है, ताकि ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए जा सकें, ज़्यादा क्लिक्स हो सकें और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकें। मीडिया कंपनीज ने ना बिजनेस फर्स्ट अप्रोच अपना ली है और रिपोर्ट्स देखो ये कहती हैं कि जो नेगेटिव न्यूज़ है ना वो ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। इसी वजह से तो मीडिया चैनल, सोशल मीडिया आप देखोगे नेगेटिव न्यूज़ से भरी हुई है। जैसे आप हेडलाइन देखिए, ये फूड खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ है, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आप यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ देख लीजिए, ये गलतियां की तो आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। कोचिंग सेंटर की बुराई से संबंधित वीडियो डालिए, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो मतलब कहने का ये है
कि नेगेटिव न्यूज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। 10 चीज़ें ये की तो आपकी रिलेशनशिप टूट सकती हैं, क्यों इंडिया आने वाले 5 सालों में युद्ध फेस कर सकता है, ये सारी क्या है, नेगेटिव न्यूज़ हैं। पॉजिटिव न्यूज़ लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन इमीडिएट थ्रेट अगर दिखे तो फिर एक्शन होता है, क्लिक होता है, शेयर होता है, कमेंट होता है। इसलिए सोशल मीडिया या फिर मीडिया नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा दिखाती हैं। अब बात करें देखो हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग देखो, एक बात आपको बताऊं, हमारा दिमाग ना दिन में ना 34 GB की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन ना कॉन्शियस इंफॉर्मेशन इसमें से सिर्फ 0.004% होती है। बाकी तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी ना इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता रहता है, दिमाग को पता भी नहीं लगता। जैसे कई बार आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। अब कॉन्शियस माइंड तो वो फैक्ट्स इकट्ठा करेगा, बट आपका ना जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ना एंकर की टोन भी देखेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी देखेगा और विजुअल से भी इन्फ्लुएंस होगा। कई बार गुस्से वाले म्यूजिक होते हैं, तो इससे जैसे पाकिस्तान या फिर किसी के अगेंस्ट नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हो, पाकिस्तान का सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी के खिलाफ भी जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो हाईफाई यूज़ किया जाता है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि फैक्ट्स के साथ साथ आपने एंकर का गुस्सा भी अपने अंदर डाल लिया है। वो अनकॉन्शियस माइंड से होता है। और देखो एक चीज़, हम सब ना सोशल एनिमल्स हैं, हम दूसरों को देख देख के अपने व्यूज़ बना लेते हैं, लेकिन आपको कई बार इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो जो व्यूज़ हैं ना, ग्रुप के व्यूज़, वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। जैसे हैशटैग चलवा दिया ट्विटर पे, आपको नहीं पता होता कई बार वो हैशटैग के अंदर ट्वीट होते हैं ना, वो पेड होते हैं। समझ गए, आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, 4 लोगों ने किसी पर्टिकुलर इशू पे व्यूज़ बना लिए ना, तो ज़्यादा चांस है कि आप भी वही व्यूज़ बनाओगे। तो इस प्रकार से ये कंसेंट जो है ना, आपके किसी इश्यूज पे जो आपके व्यूज है ना, वो कई बार वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ये दिखा के कि सबके यही व्यूज हैं। और एक चीज, आपका जो फोन है ना, वो आपसे ज्यादा जानता है कि आप क्या देखना चाहते हो। तभी तो ये वाईटी वाले क्या करते हैं, उनको सब पता होता है कि आप कौन सा कंटेंट देखते हो, कितनी देर देखते हो कंटेंट, क्या स्किप कर देते हो, कौन सा कमेंट पे रिएक्ट करते हो, कौन से ऐड पे आप क्लिक करते हो, फिर उसी तरह का कंटेंट आपको दिया जाता है। जैसे ना मेरे, आप कह सकते हो फैमिली, कह सकते हो रिलेटिव, कह सकते हो, उनकी ना एक छोटी बच्ची थी। अब उन्होंने क्या किया, 4-5 वीडियो ना BTS के देख लिए। BTS कोई ग्रुप है ना, ये कोरिया वाला। उसके बाद तो ना उसकी फीड में ना सारे कोरियन बैंड, कोरियन कल्चर से संबंधित जो वीडियोस हैं वो आने लगी। धीरे 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 वो कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगी। वो बल्कि ये कहते हैं मुझे कोरिया के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसे पता भी नहीं लगा कि वो सिर्फ BTS, किसी का कहने पे उसने BTS की वीडियो देख ली। अब धीरे धीरे कोरिया से संबंधित वीडियो आ रही हैं, तो वो कोरिया की सॉफ्ट पावर के चपेटे में आ गई है। उस बच्ची को पता भी नहीं लगा। ऐसा ही होता है। मीडिया कंपनीज जो है ना, वो आपको कंटेंट नहीं बेचती, वो आपकी अटेंशन को बेचती हैं एडवर्टाइजर को। आपने उनका कंटेंट देखा, आपने अटेंशन दी वहां पे, बस वही अटेंशन वो बेच देती हैं ब्रांड्स को। समझ गए, मीडिया को कोई कुछ नहीं लेना देना किसी इश्यू से, उनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि व्यूज कैसे, किससे ज्यादा आएंगे। अब जैसे रशिया यूक्रेन वार है, लोगों की जान गई है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की जान तो येमेन वार में गई है। लेकिन येमेन वार के बारे में मीडिया ने बहुत कम दिखाया है कंपैरिजन में। येमेन में तो 8 लाख लोगों की जान गई है। क्या दिखाया है? नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है व्यूज़ नहीं आते इससे। तो मीडिया देखो आज के समय में ना एक धर्म बन के रह गया है, इनविजिबल धर्म। डेली रिचुअल्स होते हैं, मॉर्निंग में उठते ही आप न्यूज़ पे क्लिक करते हो, तो ये डेली रिचुअल्स के समान है। समझ गए, पवित्र टेक्स्ट हैं, जैसे धर्म में पवित्र टेक्स्ट होते हैं ना, वैसे ही मीडिया में भी कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। और ब्लास्फेमी क्या होती है? ब्लास्फेमी, जिसके व्यूज़ आपके अपोजिट हों, वो ब्लास्फेमी है इस धर्म में। और इस धर्म के प्रीस्ट यानी पुजारी वगैरह कौन है? इस धर्म के पुजारी वगैरह हैं इन्फ्लुएंसर, जैसे ध्रुव राठी हैं, एंकर्स। तो जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे कुछ भी व्यूज़ हों, जिनकी वीडियो लोग देखते हैं, वो इस धर्म के पुजारी टाइप बन गए हैं। या फिर अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार।
तो ये धर्म देखो काफ़ी खतरनाक है, और ये धर्म जो है वो बिजनेस के चक्कर में ना वर्ल्ड को और ज़्यादा पोलराइज बनाएगा, वर्ल्ड में और ज़्यादा आप कह सकते हो इंस्टेबिलिटी आएगी, व्यूज़ डिवाइडेड होंगे। तो ये दिक्कत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज समरी तैयार नहीं हो पाई, तो इस डिस्कशन को फिलहाल यहीं स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं फिर से नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।